जय हिंद दोस्तों। संवैधानिक विकास का इतिहास। पिछली क्लास में हमने कई सारे अधिनियम देखे थे। जैसे लास्ट जो अधिनियम था 1892 का अधिनियम था। आज की क्लास में हम आगे के अधिनियम देखेंगे। आगे के अधिनियम देखेंगे तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला अधिनियम है 1909 का अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले और मिंटो नाम के दो व्यक्ति थे, जिसमें से मिंटो भारत का वायसराय था। वायसराय वायसराय जबकि मार्ले राज्य सचिव था। मार्ले राज्य सचिव था, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करता था। तो इस अधिनियम की पहली विशेषता है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया, और इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब होता है कि जैसे मुस्लिम कैंडिडेट होता है तो उसको वोट मुस्लिम कम्युनिटी ही करेगी। कोई हिंदू कैंडिडेट होगा तो उसको वोट हिंदू लोग ही करेंगे। यह होता सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद होती है उसमें नियुक्ति की गई। अब पहले नहीं किया जाती थी, अब की जाने लगी। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव करने और पूरक प्रश्न पूछने का और मत देने का अधिकार दिया गया। यह सब इससे पहले नहीं दिया जाता था। ये सब जितने भी राइट हैं ये सब 1909 के से दिया जाने लगा। पहला क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन। दूसरा, भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति। तीसरा, वाद विवाद करने का अधिकार, पूर्व प्रश्न को पूछने का अधिकार और वोट देने का राइट दिया गया। इसके बाद अगली विशेषता है प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। जब ब्रिटिश शासन भारत के संपूर्ण क्षेत्र में होने लगा तो शासन की सुविधा के लिए कई क्षेत्रों में प्रांतीय परिषदें बनाई जाने लगी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और अगला जो अधिनियम था 1919 का अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की इस अधिनियम के द्वारा, जिससे वर्तमान में भारत में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। वैसे ही इस अधिनियम के द्वारा 2 सदनों की स्थापना की गई। पहला था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे और बाकी नियुक्त किए जाते थे, अपॉइंट डायरेक्टर, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 144 थी, 144, जिसमें से 104 निर्वाचित होते चुनाव के द्वारा, चुनाव होता था, निर्वाचित होते, और 40 है तो नियुक्त किए जाते, अपॉइंट किए जाते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। दोनों सदनों में के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ निचले सदन का था।
निचले सदन का था केंद्रीय विधानसभा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। पहले शुरुआती समय में जब ब्रिटिश ब्रिटिश जो शासन करने लगे तो संपूर्ण भारत पर केंद्रीय शासन होता था, सेंट्रल केंद्रीय शासन होता था। लेकिन बाद में इस अधिनियम के तहत प्रांतों को भी अधिकार दिया गया। अब प्रांतों पर कुछ अधिकार केंद्र का होता था और कुछ कुछ नियम केंद्र के द्वारा लगाए जाते और कुछ नियम प्रांतों के द्वारा खुद बनाए जाते थे। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते और हस्तांतरित जो कि राज्य या प्रांत के द्वारा इन पर नियम कानून बनाया जाता था। ये आरक्षित विषय है और ये हस्तांतरित विषय है। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता। जो भारत का सचिव है, राज्य सचिव, उसको अधिकार दिया गया कि वो भारत में जो पैसा जो खर्च हो रहा है, जो शासन व्यवस्था में की जांच कर सकता है। बजट की जांच करता था, समीक्षा करता था और इसकी रिपोर्ट वो राज्य सचिव को देता था। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया और 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। प्रावधान कब किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत। और वो गठन कब हुआ? 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। और ये भारत में हुआ था। इससे पहले जो होता था वो इंग्लैंड में होता था, इंग्लैंड में। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से अब 3 सदस्यों भारतीय होना आवश्यक है। अब धीरे धीरे भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा था परिषद में। इसलिए सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। पृथक निर्वाचन का जो सिद्धांत था उसे बढ़ा दिया गया। अब इसने पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य को बजट को अलग कर दिया गया। अब सेंट्रल अपना अलग से बजट बनाएगी, साल भर का जो भी आय व्यय का जो भी हो रहा होता, जितना भी खर्चा होता वो सेंट्रल अलग से देखेगी और प्रांत अपना अलग से देखेंगे। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। एक आयोग बनाया गया जो अधिनियम की जांच करता था कि 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष में किसका शासन चला, उसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया जाता था हर 10 वर्ष के बाद में। इसकी अगली विशेषता है कि केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जिसमें वो विधेयकों को विचार के लिए रख सकता था, वीटो कर सकता था, या उसे यह भी शक्ति दी गई थी विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक को विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात की स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। अखिल भारतीय संघ 1935 तक ब्रिटिश क्षेत्र कहीं विस्तृत हो गया था, का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया था। उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो कि स्वेच्छा से संघ में शामिल है।
स्वेच्छा से वो अपनी मर्जी से शामिल हुए थे देशी रियासत, वो वापस अलग भी हो सकते थे। प्रांतीय स्वायत्तता: इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। प्रांतों का जो द्वैध शासन था, जिसमें केंद्र भी नियम लागू करता, नियंत्रण और नियम बनाता था, और वो खत्म कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल को विभाजित किया गया। अब शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांट दिया गया। कुछ शक्तियां केंद्र के पास होंगी और कुछ शक्तियों पर नियम राज्य या प्रांत सरकार बनाएगी, और कुछ विषयों पर शक्तियां दोनों केंद्र और प्रांत दोनों बनाएंगे। परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में प्रांत और केंद्र दोनों ही नियम बनाएंगे। परिसंघ या सेंट्रल सूची या केंद्रीय सूची पर विषय केंद्रीय विधानसभा बनाएगी, और प्रांतीय सूची पर प्रांतीय प्रांत बनाएगा। इसके आगे संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, एक जज होता था, एक मुख्य जज और दो अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालयों से संबंधित अंतिम जो शक्ति होती थी, प्रिवी काउंसिल, जो कि लंदन में था, इंग्लैंड इंग्लैंड का जो सुप्रीम कोर्ट था उसके पास थी। जो अंतिम जो सुप्रीम पावर थी वो लंदन में थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता: इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। ब्रिटिश संसद ही इस अधिनियम में परिवर्तन कर सकती थी। यहाँ पर जो प्रांत सरकार या केंद्रीय विधायिका या संसद केंद्रीय सरकार थी, वो इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। दलितों तक कर दिया गया, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक भी इसका विस्तार किया गया। अगला जो है, इसके द्वारा बर्मा को, जो कि आज का म्यांमार है, को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1934 का अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की। इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार में, वोटिंग राइट को बढ़ा दिया गया। अब 10% ज्यादा जनसंख्या वोट देने के लिए तैयार थी। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।